स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जब भी इंडिया और नेबर कंट्रीज के बॉर्डर का जिक्र होता है, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कटीली तारों वाली फेंसिंग, किनारे किनारे पेट्रोलिंग करते आर्म्ड फोर्सेस के जवान, या फिर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच का टेंशन, या फिर बॉलीवुड फिल्मों के पाकिस्तान से लगने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर चाइना से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सीन जो लास्ट कुछ ईयर्स में खूब सुर्खियों में रहे। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया अपने एक नेबर कंट्री के साथ एक ऐसा बॉर्डर भी शेयर करता है जहां आधा गांव इंडिया में और आधा नेबर कंट्रीज में है। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां घर का एक पार्ट इस कंट्री में तो दूसरा दूसरी कंट्री में आता है। मसलन बेडरूम इंडिया में और किचन नेबर कंट्री में। लोग डेली नीड की चीजें खरीदने या दूसरे कामों से रेगुलर बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। 16 किलोमीटर तक के लिमिट में रहने वाले रेजिडेंट्स को खुली छूट है कि वो इधर जाएं या उधर जाएं। बॉर्डर पर कुछ ही जगहों पर फेंसिंग है और लोग बिल्कुल फ्री होकर मूवमेंट करते हैं। हम चाइना, पाकिस्तान या नेपाल बॉर्डर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं इंडिया के साथ 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करने वाले म्यांमार की। इंडिया म्यांमार बॉर्डर को IMB कहा जाता है। यहां बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को 16 किलोमीटर तक बिना किसी रोक टोक के आवाजाही की पूरी छूट है। यानी इस लिमिटेड एरिया में दोनों कंट्री फ्री मूवमेंट रिजीम को फॉलो करते हैं। लेकिन मणिपुर में हो रहे वायलेंस में इस फ्री मूवमेंट रिजीम का भी बड़ा रोल है। सवाल यह है कि आखिर ये फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या? ये किस तरह से इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है? इसकी जरूरत क्या है और मणिपुर वायलेंस में इसका रोल क्या है? इस पॉलिसी को रिव्यू करने की मांग क्यों हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के एपिसोड में। वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियोपल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी। तीन मई 2023, इस दिन मणिपुर में जो वायलेंस हुआ वो अब तक थमा नहीं। मई बीत गई, जून बीता, जुलाई बीता और अब अगस्त आ चुका है। 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्टेट की दो प्रोमिनेंट कम्युनिटीज मैतेई और कुकी के बीच छिटपुट वायलेंस अब तक जारी है। ऑफिशियल डेटा अराउंड 150 डेथ कैजुअलिटीज की बात करता है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इससे काफी ज्यादा कैजुअलिटी क्लेम कर रही हैं। मोर देन 50,000 लोग अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के कई बटालियंस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाया गया है। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। जब इतनी लार्ज स्केल पर वायलेंस होता है तो डाउट होता है कि यह अचानक से तो नहीं हुआ होगा। और अगर आप वायलेंस शुरू होने के पहले के कुछ इंसिडेंट्स पर नजर डालेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये वायलेंस केवल रिजर्वेशन या ST स्टेटस की डिमांड के चलते तो नहीं हुआ है। रिजर्वेशन का मैटर तो बस इमीडिएट कॉज है, जिसने बारूद की ढेर पर बैठे मणिपुर में चिंगारी लगाने का काम किया। रूट कॉज तो लैंड और एथनिक आइडेंटिटी बचाने की लड़ाई, म्यांमार बॉर्डर से लगते एरिया में ड्रग्स के इलीगल बिजनेस और बॉर्डर पार कर आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स हैं। यही वजह है कि 3 महीने बीतने के बाद भी वायलेंस अब तक नहीं रुका। तो पूरी तरह से ओपन इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करने और मूवमेंट की मॉनिटरिंग टाइट करने की चर्चा शुरू हो गई। मणिपुर वायलेंस और इसके पीछे की वजहों पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले IMB यानी इंडिया म्यांमार बॉर्डर और फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में समझना बेहद जरूरी है। क्या है FMR या फ्री मूवमेंट रिजीम? भारत और म्यांमार के फ्रेंडली रिलेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है। म्यांमार साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच ब्रिज की तरह है। इसे दोनों रीजन्स के बीच का गेट भी कहते हैं। इंडिया और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि इंडिया के 4 स्टेट से लगता हुआ एरिया है: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये बॉर्डर तय हुआ था 1826 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ एवा के बीच एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ येंडाबो। IMB स्टार्ट होता है मिजोरम में इंडिया बांग्लादेश म्यांमार के ट्राई पॉइंट से और खत्म होता है इंडिया म्यांमार चाइना के ट्राई पॉइंट पर। अरुणाचल में 1826 में ब्रिटिशर्स ने दोनों कंट्रीज के बीच लाइन खींचकर बाउंड्री तो फाइनल कर दी,
लेकिन ये लाइन जिन लोगों के ऊपर खींची गई, न तो उनसे पूछने की जरूरत महसूस हुई, ना ही उन्हें बताने की। मींस सेम एथनिसिटी और कल्चर के लोगों को दो कंट्रीज के बीच बांट दिया गया बिना उनकी जानकारी के। कंसेंट लेना तो दूर की बात है। इस तरह एक साथ रहते आ रहे लोग अलग अलग नेशनैलिटी में डिवाइड हो गए। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताते हैं। नागालैंड के लोंगवा गांव को आईएमबी दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कुछ लोगों के घरों को भी ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। किचन इंडिया में तो बेडरूम म्यांमार में पड़ता है। यानी खाना इंडिया में खाते हैं और सोने के लिए म्यांमार चले जाते हैं। इसी तरह से मोरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट पड़ता है म्यांमार में और एक इंडिया में। मोरे सदर्न मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर पड़ता है। यहां दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच मीटिंग होती है, जिसे इंडिया म्यांमार पोस्ट लेवल मीटिंग कहते हैं। ये दोनों देशों के बीच ट्रेड का गेटवे भी है। 1994 में मोरे में एक लैंड कस्टम स्टेशन भी बनाया गया था। इंडिया के लिए ये एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। अरुणाचल से लेकर मिजोरम तक कई ऐसे विलेज या टाउन हैं जिन्हें आईएमबी दो कंट्रीज में डिवाइड कर देता है। लेकिन यहां रहने वाले लोगों की एथनिक आइडेंटिटी, ब्लड रिलेशन, ट्रेडिशन इन्हें जोड़े हुए है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्री मूवमेंट रिजीम होने की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि मैटर केवल ये नहीं है कि दोनों तरफ के लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। दोनों तरफ के लोगों का कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, फूड सब कुछ एक जैसा है। बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की एथनिक आइडेंटिटी एक ही है, इसीलिए लोगों में इमोशनल अटैचमेंट भी है। दोनों तरफ के लोगों में शादी ब्याह भी होता है, रिलेशंस भी खूब हैं, खूब सारा ट्रांस बॉर्डर ट्रेड भी होता है। इसीलिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बेहद नॉर्मल है और इसीलिए दोनों तरफ के लोगों को बिना किसी लाइसेंस या पासपोर्ट के 16 किलोमीटर फ्री मूवमेंट करने की पूरी आजादी है। बॉर्डर पर नाम मात्र की फेंसिंग है, कहीं से भी आया जाया जा सकता है। यही वजह है कि जब भी एफएमआर को खत्म करने या आईएमबी पर पूरी तरह से फेंसिंग की बात होती है, लोकल रेजिडेंट्स इसे अपोज करने लगते हैं। तो अब यहां क्वेश्चन ये है कि एफएमआर के रिव्यू की बात आखिर हो क्यों रही है? इसके पीछे वजह है ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन और आर्म्स स्मगलिंग। ये तीनों कीवर्ड्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये तीनों इंसर्टेड और मिलिटेंट ग्रुप की क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। इलीगल इमिग्रेशन से इन ग्रुप्स को ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, ड्रग के बिजनेस से पैसा, बॉर्डर से लगते हिल एरियाज में खूब अफीम की खेती होती है। इन ग्रुप्स के बीच में इन खेतों पर कब्जों को लेकर भी लड़ाई होती रहती है। तीसरा है आर्म्स स्मगलिंग। लड़ने के लिए हथियार चाहिए और ये हथियार आते हैं चाइना, बांग्लादेश या फिर म्यांमार में एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स के जरिए। इस तरह से मिलिटेंसी के पूरे गेम में इन तीनों कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट की वजह से। मींस जो खुला बॉर्डर लोकल रेजिडेंट्स की फ्री मूवमेंट की फ्रीडम देता है, वही देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी की लंबी हिस्ट्री रही है। इन मिलिटेंट्स ग्रुप के फलते फूलते और पावरफुल होने में इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर होने वाले फ्री मूवमेंट की बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका है। फिर चाहे वो मणिपुर हो या नागालैंड, इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप और म्यांमार की एथनिक आर्मीज के बीच नेक्सस की अच्छी खासी हिस्ट्री रही है। इंसर्जेंट ग्रुप्स इंडिया म्यांमार बॉर्डर को सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एंड अदर स्मॉल ग्रुप्स म्यांमार साइड में कैंप बनाकर इंडिया में इलीगल एक्टिविटीज ऑपरेट कर रहे हैं। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज पर रीविजिटिंग फ्री मूवमेंट रिजीम चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस नाम से पब्लिश रिसर्च आर्टिकल में डॉक्टर अनुराधा ओइनम लिखती हैं, वे यहाँ शेल्टर लेते हैं, आर्म्स रिसीव करते हैं, कैडर को ट्रेन करते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि फंड रेज करने के लिए ड्रग्स स्मगल करते हैं और वेपन्स बेचते हैं। सब बॉर्डर खुला होने और एफएमआर के मिसयूज की वजह से होता है। 2015 में मिलिटेंट ग्रुप ने इंडियन आर्मी के काफिले पर एक अटैक किया था, जिसमें इंडियन आर्मी के 18 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद इंडियन आर्मी मणिपुर से लगते म्यांमार बॉर्डर पर 8 किलोमीटर तक अंदर घुस गई थी और सर्जिकल स्ट्राइक कर द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड,
खापलांग के कई मिलिटेंट कैंप्स को तबाह कर दिया था। इंडिया म्यांमार बॉर्डर काफी घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ एरिया से होकर गुजरती है, इसीलिए पूरे बॉर्डर की क्लोज मॉनिटरिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स इलीगली इंडिया में आ जाते हैं। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप के अराउंड 40,000 कुकी चिन ट्राइब्स के लोग माइग्रेट होकर मिजोरम आए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि लास्ट 1.5 ईयर में मोर देन 2,000 इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर आए। लास्ट ईयर मोरे में 5,500 इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ा गया था। इनमें से 4,300 को वापस भी भेज दिया गया था। लास्ट वीक मणिपुर चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी ने असम राइफल्स को लेटर लिखकर उन रिपोर्ट्स पर अपनी चिंता भी जताई थी, जिसमें 718 घुसपैठियों के हाल ही में मणिपुर में दाखिल होने की बात कही जा रही थी। लेटर में जोशी ने कहा कि इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर वापस भेजा जाएगा। इससे पहले मणिपुर गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट और हिल एरियाज में रहने वाले इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें वापस भेजने का अभियान भी शुरू किया था। मणिपुर गवर्नमेंट ने इस बात पर भी कंसर्न जताया कि इलीगली आए माइग्रेंट्स हिल एरियाज में नए नए गांव भी बसा रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ इवेक्शन ड्राइव शुरू किया गया। इसमें ऐसे गांवों को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें खाली कराया जाता है। जब ये इवेक्शन ड्राइव शुरू हुआ तो हिल एरिया में रहने वाले कुकी कम्युनिटी के ट्राइब्स ने कड़ा विरोध किया। ये गवर्नमेंट और ट्राइब्स के बीच फ्लैश पॉइंट बन गया। कुकी कम्युनिटी के लोगों ने मणिपुर गवर्नमेंट पर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट पर आरोप लगे कि वो जानबूझकर कुकी ट्राइब्स को परेशान कर रहे हैं, उनके गांवों को उजाड़ रहे हैं ताकि हिल एरिया को खाली कराया जा सके। एन बीरेन सिंह मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर पर मैतेई कम्युनिटी के साथ खड़े होने और ट्राइब्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन का आरोप भी लगता है। अब यहां आगे बढ़ने से पहले मणिपुर की जियोपॉलिटिक्स को समझना बेहद जरूरी है। ज्योग्राफिकली मणिपुर 2 हिस्सों में डिवाइड है, सेंट्रल वैली, जिसे इम्फाल वैली भी कहते हैं, और हिल एरिया। आप मैप में देख रहे होंगे कि बीच में वैली है जो चारों तरफ से हिल एरिया से घिरा हुआ है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में से अराउंड 65% पॉपुलेशन इम्फाल वैली में रहती है। ये स्टेट के कुल एरिया का केवल 10% एरिया है। इम्फाल वैली में मैतेई कम्युनिटी प्रोमिनेंट है, 65% पॉपुलेशन है। मैतेई कम्युनिटी के ज्यादातर लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस नहीं मिला है। मैतेई कम्युनिटी का दबदबा ब्यूरोक्रेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लेजिस्लेशन में भी है। 60 मेंबर्स की असेंबली में 40 के अराउंड मैतेई कम्युनिटी के एमएलए होते हैं। यानी मैतेई कम्युनिटी के पास सब कुछ है, लेकिन जमीन यानी लैंड नहीं है। ये केवल वैली के 10% हिस्से में ही सीमित है, तो 90% जो लैंड है वो किसके पास है? ये हिल और फॉरेस्ट एरिया जो कि रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। मणिपुर में कुकी, जोमी, नागा समेत करीब 34 शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन 35% के आसपास है। मणिपुर की ट्राइब्स में ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। ट्राइब्स की आबादी पहाड़ी और जंगली इलाकों में फैली हुई है। म्यांमार बॉर्डर से लगते इलाकों में भी, जहां अफीम की खेती, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के एलिगेशंस हमेशा लगते रहे हैं, वहां भी। हालांकि अफीम की खेती करने वाले लोग क्लेम करते हैं कि इसका इस्तेमाल दवा बनाने में होता है, न कि ड्रग की स्मगलिंग में। इसीलिए जब एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट ने हिल एरियाज में इलीगल एनक्रोचमेंट और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ ड्राइव शुरू किया, तो ट्राइब्स, स्पेशली कुकी कम्युनिटी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज भी शुरू कर दिया। कुकी ग्रुप्स ने कहा कि इविक्शन ड्राइव आर्टिकल 371C का वायलेशन है, जो मणिपुर के ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना था कि म्यांमार से आकर इलीगल माइग्रेंट्स हिल एरियाज में सेटल हो रहे हैं, यहां अफीम की खेती कर रहे हैं और ड्रग का बिजनेस भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन पर एक्शन जरूरी है। एक्शन हुआ तो प्रोटेस्ट भी हुआ, पूरे स्टेट में हुआ। एक तरीके का माहौल बना गवर्नमेंट वर्सेस ट्राइब्स का। इस पोलराइजेशन के बीच मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया। हाई कोर्ट में मैतेई कम्युनिटी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पिटीशन डाली थी। इस पिटीशन में कहा गया था कि मैतेई कम्युनिटी के एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशनल कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की जरूरत है। इसीलिए मणिपुर गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से मैतेई को एसटी स्टेटस दिलाने के लिए रिकमेंड करे।
14 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वो मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करने के लिए रिकमेंड करे। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ट्राइब्स का प्रोटेस्ट स्टेट वाइड हो गया। ट्राइब्स मैतेई को एसटी स्टेटस देने के खिलाफ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि मैतेई पहले से ही स्टेट में डोमिनेंट है। रिसोर्स से लेकर पॉलिटिक्स तक सब जगह वो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उनके पास नहीं है तो सिर्फ लैंड। अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिल गया तो फिर वो हिल एरियाज में भी सेटल हो सकेंगे। कुकी कम्युनिटी की ओर से आशंका ये जताई गई कि अगर ऐसा होता है तो हिल और फॉरेस्ट एरिया में भी उनका कब्जा हो जाएगा और ट्राइब्स के सामने अपनी आइडेंटिटी बचाने की चुनौती आ जाएगी। कुकी कम्युनिटी के मन में ये डर इसलिए भी था क्योंकि एथनिक रूट म्यांमार से जुड़ा होने की वजह से उन्हें आउटसाइडर कहकर टारगेट भी किया जाता रहा है। हिल एरियाज में कुकी विलेजेस में चले इवेक्शन ड्राइव को इस तरह से भी देखा गया कि ये लैंड जो खाली कराया जा रहा है, यहां मैतेई को बसाने की कोशिश है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ अफीम के खेतों को उजाड़ दिया, कुछ चर्च को इलीगल बताकर तोड़ दिया गया और कुछ गांवों को एनक्रोचमेंट बताकर खाली कराया गया। कुकी कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि इवेक्शन ड्राइव की आड़ में कुकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं ने जमीन और जातीय पहचान बचाने की मुहिम को और ज्यादा हिंसक बना दिया। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने आग में घी का काम किया। ट्राइब्स ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से प्रोटेस्ट होने लगे, बंद बुलाया जाने लगा। ट्राइब्स की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बुलाए गए एक स्टेट वाइड बंद के दौरान 3 मई को प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। पूरे स्टेट में कुकी वर्सेस मैतेई की लड़ाई शुरू हो गई और फिर दोनों ओर से हथियार चलने लगे, लाशें गिरने लगी, जो अभी तक जारी है। वापस एफएमआर पर लौटते हैं। फिलहाल सितंबर 2022 में एफएमआर सस्पेंड है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग की बात हो रही है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां इलीगल एक्टिविटीज की आशंका ज्यादा होती है। अभी मणिपुर में केवल 10 किलोमीटर का ही एरिया ऐसा है जहां पर फेंसिंग है, बाकी इलाके खुले हुए हैं। लोकल रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से फेंसिंग करना या एफएमआर को हटा देना ठीक नहीं होगा, लेकिन जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की आती है तो फिर ये जरूरी लगने लगता है। हालांकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले न्यू दिल्ली को यह भी देखना होगा कि एफएमआर लोगों के लिए इमोशनल इशू है। कोई भी स्टेप लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को सुनना बेहद जरूरी होगा। आज जियो पल्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।